नेपाल और सिक्किम की सीमा पर कंचनजंगा के क्षेत्र में टिंगुपुट नामक गांव था। उस गांव में सभी बौने होते थे। आधुनिकता से दूर टिंगुपुट में बौनों का मुख्य व्यवसाय सोने की खेती था। इस पर्वतीय क्षेत्र के मिट्टी में स्वर्ण कण पाए जाते थे, जिसे बौने लोग एक विशेष प्रकार के लहसुन की तरह पौधे बोकर स्वर्ण कणों को एकत्रित करते थे। यहीं पर ठिंगू बौने का एक गरीब परिवार रहता था। ठिंगू बौने की फैमिली में उसकी पत्नी लिली और बेटा चीकू बौना रहता था। पिताजी, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, फिर भी जमींदार जो हमें देता है उससे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। बेटा, हम सबका यही नसीब है। ये नसीब वगैरह कुछ नहीं होता पिताजी, हमें अपनी खेती करनी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन खेती के लिए अपनी जमीन भी तो होनी चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं पिताजी, अपना नसीब ही खोटा है। ठिंगू के परिवार का जीवन इसी तरह बीत रहा था। एक दिन खेत में, बिंगो चाचा, आपके खेत में अगर मैं काम करके फसल दोगुना कर दूं, तो क्या आप मेरी मजदूरी दोगुनी कर दोगे? अरे चेको, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। जिस दिन मेरा दोगुना पैदावार होगा उस दिन तुमको दोगुनी मजदूरी के अलावा 5 ग्राम सोना अलग से दूंगा। ठीक है चाचा, कल से मैं आपके खेत में ही काम करूंगा। ठीक है बेटा, मैं भी अब थक गया हूँ। कल से तुम और पिचकू संभालो अपनी खेती बाड़ी। पिचकू बिंगो चाचा का बेटा था, जो आलसी प्रवृत्ति का था। चीकू और पिचकू दोनों मिलकर खेती करना शुरू करते हैं। चीकू खूब मेहनत करता है, लेकिन पिचकू उतना ही आलसी होता है। एक दिन, पिचकू उठो, चलो खेत में, देखो सूरज भी निकलने वाला है। चीकू भैया सोने दो ना, पहले तुम मुझे सोने दो, तब तुम्हें सोने दूंगा। अच्छी बात है, लो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, अब बगल में सो जाओ। कैसे सो जाऊं? मैं तो तुम्हें उठाने ही आया हूँ और मुझे ही सोने को बोल रहे हो। तुम ही तो बोल रहे थे कि पहले तुम मुझे सोने दो, तब मैं तुम्हें सोने दूंगा। अरे भाई, मैं हमारे खेत में उगने वाले सोने की बात कर रहा था कि तुम मुझे काम करके सोने दो, तब तुम्हें आराम से सोने के लिए छोड़ दूंगा। भाई, मुझे तो सिर्फ चैन से सोना ही पसंद है। दुनिया में आराम से बड़ा कोई धन नहीं है। चलो, अब ज्यादा फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है। दोनों जमकर मेहनत करते हैं। जल्द ही उनकी मेहनत रंग भी लाती है। उनकी फसल टिंगुपुट में सबसे बेहतरीन फसल होती है। दोनों इस बार खुद मार्केट में जाकर सोना बेचने का निर्णय लेते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने मिलकर तो कमाल ही कर दिया। सचमुच फसल इस बार 2 गुना से भी ज्यादा हुई है। जी चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी मेहनत और लगन से पैदावार को 2 गुना कर दूंगा। अरे ठीक है बेटा, मैं भी अपने वचन के अनुसार तुम्हें 2 गुना वेतन और 5 ग्राम सोना दूंगा। ऐसा करो, तुम और पिचकू मिलकर कल ही शहर जाकर डायरेक्ट व्यापारी को सोना बेचो। ठीक है चाचा। दूसरे दिन सुबह 5 बजे ही चीकू और पिचकू शहर निकल जाते हैं। रास्ते में रंगा और बिल्ला नामक 2 शातिर चोर इनके पीछे लग जाते हैं। अरे भाई टोनी, कहाँ थे इतने दिनों से? इधर कहाँ जा रहे हो? कौन टोनी? मेरा नाम तो चीकू है और ये पिचकू। हम लोग व्यापार करने जा रहे हैं, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, अब हम तुम्हें जानते ही नहीं तो क्यों बताएं कि हम टिंगुपुट से आ रहे हैं और सोने के बाजार जा रहे हैं। क्या तुम लोग सोने के व्यापारी हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा सोना अच्छी कीमत पर बिकवा दूंगा। चीकू का तुरंत माथा ठनकता है। अरे भाई, आप गलत समझ रहे हो। पिचकू आलसी प्रवृत्ति का है, इसे सोने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। देखो चीकू और पिचकू, मेरा नाम रंगा है और ये मेरा दोस्त बिल्ला। तुम लोग इस शहर में नए लगते हो। इस शहर में मेरे जैसे ठग बहुत हैं, इसीलिए जो भी समस्या है मुझसे खुलकर बता सकते हो। तुम्हारे जैसे ठग? नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब हमारे जैसे दिखने वाले ठग। रंगा और बिल्ला दोनों बहुत कोशिश करते हैं चीकू और पिचकू को ठगने की, लेकिन उनकी हर चाल को दोनों मिलकर बेनकाब कर देते हैं। इसी बीच रंगा उनकी सोने वाली पोटली को लेकर भाग जाता है। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अरे जाने दो, अब चला गया। पिचकू, अब तो नौटंकी बंद कर दो। अरे वो तुम्हारा सामान लेकर भाग रहा है और तुम इतने इत्मीनान से खड़े हो, और इसे भी तुम चिल्लाने से मना कर रहे हो। अरे वो ऐसा कुछ नहीं है। चलो पिचकू,
ये सही आदमी लग रहा है भाई, इन्हें बताने में क्या अर्ज है, इन्हें बता दो। हाँ भाई, हम शरीफ आदमी हैं। हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि मैं बदमाश हूँ? ठीक है भाई, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल इस पोटली में हमारे बौने होने का राज छिपा है। पहले हम भी तुम लोग जैसे लंबे चौड़े हुआ करते थे, लेकिन लेकिन क्या? जल्दी बताओ प्लीज। उस पोटली में 2 बौने भूत हैं जो आदमी में घुसकर उसे भी बौना बना देते हैं। किसी तरह उसे पोटली में बांध कर लाया था। हमारे पुजारी बोले थे कि किसी बदमाश को ये पोटली दे देना ताकि वो बौना हो जाए और लोगों को उनके आतंक से राहत मिल सके। इतना सुनते ही रंगा बिल्ला को मोबाइल से कॉल करता है और सब बताता है। थोड़ी देर में रंगा आकर पोटली फेंक कर भाग जाता है। चीकू पोटली लेकर सोने के व्यापारी से अच्छा मुनाफा हासिल कर टिंगूपुट अपने गांव वापस लौट आता है और फिर खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ वर्षों बाद उसका अपना खेत होता है। एक गांव में सुखीराम और दुखीराम 2 भाई रहते थे। दुखीराम के बेटे का नाम रमेश है और सुखीराम के बेटे का नाम महेश है। दुखीराम का बेटा रमेश शहर से पढ़कर आया है, लेकिन महेश मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। महेश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहाँ से रमेश अपनी नई गाड़ी में बैठकर निकला। उसने महेश को देखकर कार रोक ली। कितनी धूप में तुमको यहाँ अकेले काम करना पड़ रहा है, और मुझे देखो, मैं तो एसी कार में घूम रहा हूँ। अपनी अपनी किस्मत है भाई। हाँ, किस्मत भी बनानी पड़ती है, लेकिन तुझे मजदूरी पसंद थी और मुझे मालिक बनना। अब देख, जो बनने का सोचा वही बन गए। रमेश मजाक बनाकर अपने घर चला गया। कब तूने जीवन में कुछ करने का सोचा है, या ऐसे ही इतनी महंगाई में पेट्रोल खत्म करना है? इतनी प्रॉपर्टी है तो बिजनेस ही करूंगा। अब मैं उस महेश की तरह मजदूरी तो नहीं कर सकता। सुखीराम बहुत खुश रहता है, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहा। उसका बेटा उसे बहुत खुश रखता है। फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं जल्द ही उसके घर में मातम ला दूंगा। अरे अब तक तो तू कुछ नहीं कर पाया है, अब अचानक से क्या कर लेगा? आप देखते जाइए, सब हो जाएगा। रमेश अपने पिता के साथ मिलकर महेश के लिए षड्यंत्र रचने में लग गया। रमेश सुखीराम के पास गया और धोखे से उसकी सारी जमीन हड़प ली। अगले दिन जब महेश खेत पर पहुंचा तो रमेश भी वहां अपनी कार में बैठकर गया। ओए महेश, मेरे खेतों को खाली कर दे। ये खेत मेरे हैं। मूर्ख आदमी है तू। मैंने कहा ना कि ये खेत मेरे हैं। ये देख कागज, तेरे बाप ने सारे खेत मेरे नाम कर दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तब तक वहाँ वकील और सुखीराम व दुखीराम भी आ गए। मैंने अपने खेत किसी के नाम नहीं किए, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? वकील साहब, एक बार इन बाप बेटों को सब पढ़कर तो सुनाओ जिस पर सुखीराम चाचा ने साइन किए हैं। कागज में तो ऐसा ही लिखा है कि सुखीराम का बेटा महेश नालायक है, इसीलिए वो अपने भाई के बेटे को सारे खेत दे रहा है। नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुखीराम और उसके बेटे की किसी ने एक बात भी नहीं सुनी और दोनों को खेतों से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार दोनों को घर भी खाली करना पड़ा। पिताजी, हम यहाँ से दूर चलते हैं, कहीं और जाकर कमाएंगे, खाएंगे। हाँ बेटा, मेरी वजह से सब खत्म हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ईश्वर सब देखता है। सुखीराम अपने बेटे महेश के साथ गांव छोड़कर चला गया। दुखीराम और उसका बेटा यह सब करके बहुत खुश थे। रमेश ने उस जमीन पर एक बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। रमेश बेटा, अब आगे क्या करना है? मैं अब एक बिल्डिंग बना रहा हूँ और उसमें फ्लैट बेचूंगा। हम इससे बहुत पैसा कमाएंगे। फिर तो पैसा ही पैसा होगा। बिल्डिंग बनने का काम तेजी से शुरू हो गया और दुखीराम भी उतना ही खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन उसको अपने भाई सुखीराम का ख्याल आया और वह उसको ढूंढने बराबर के गांव में अपनी कार से गया। वहाँ सुखीराम और उसका बेटा महेश मजदूरी कर रहे थे। वहाँ एक नया घर बन रहा था। वाह 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 वाह, मजा आ गया। और सुखीराम, अब तो सुख में हो? हाँ भैया, 2 रोटी चैन की खा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। मैं तो इसे परेशान करने आया था, लेकिन ये तो बहुत खुश है। मानना पड़ेगा,
सब कुछ खोकर भी खुश है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसे एक एक रोटी के लिए परेशान करना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। दुखीराम ने दोनों को काम से निकलवा दिया और आसपास सभी को चेतावनी दे दी कि इन दोनों को काम पर ना रखा जाए। महेश और उसका पिता दोनों रास्ते में बैठे थे। पिताजी, सारी मेरी ही गलती है। मुझे अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए था। अब तो जीवन में कुछ नहीं बचा है। और अब तो कोई हमें काम भी नहीं देता है। दोनों आत्महत्या करने के इरादे से जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एक नदी है जिसमें एक जादुई बौना गिर गया है। मैं इसको अभी बाहर निकालता हूँ। महेश ने दौड़कर बौने को बाहर निकाला। महेश, तूने कहा था ना कि जीवन में करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम ऐसे छोटे छोटे प्राणियों के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम एक डैम और पुल बना सकते हैं। मेरे माता पिता उस नदी के उस पार हैं। मैं पानी में गिर गया था। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। महेश बौने को सिर पर बैठाकर उसके परिवार के पास छोड़ आया और सुखीराम ने एक नाव बनाई। साथ में लकड़ी का एक पुल भी बना दिया। बौने के सरदार ने उनको कुछ धन दिया, जिसकी मदद से एक डैम बन गया और महेश और सुखीराम ने मिलकर एक छोटा सा सुंदर घर भी उनके लिए बना दिया। ये तो बहुत ही अच्छा है। बौने के परिवार वालों ने महेश को 2 मटके हीरे जवाहरात दिए, जिसे लेकर दोनों अपने गांव वापस आए और बड़ी सी हवेली बनाई। साथ ही एक अच्छा सा बिजनेस शुरू किया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ये दोनों इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं, ये दोनों बहुत नादान हैं। इनको ये भी नहीं पता कि इनकी दौलत मैं फिर से छीन लूंगा। जरूर, ये चोरी का माल है, इसीलिए अब तो ये हमें ही लेना होगा। हाँ, मैं कल ही वकील से बात करूंगा। और तू फ्लैट बनाने में इतना माल खर्च क्यों कर रहा है? मैं पागल नहीं हूँ जो इतने पैसे खर्च करूंगा। सब नकली माल है। एक बार बिल्डिंग पूरी हो जाए और फ्लैट बेच दूं, उसके बाद का मैं नहीं सोचता। रात को तेज आंधी तूफान, बारिश और भूकंप आया और रमेश की बिल्डिंग भूकंप में गिर गई। दोनों भागते हुए उसके पास पहुँचे, लेकिन तब तक सब मिट्टी हो चुका था। दोनों सिर पकड़कर नीचे बैठ गए।